फाइन। सो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। काफ़ी डिटेल में, काफ़ी विस्तार में, काफ़ी तफसील से सीखा था बहुत कुछ। अब हम लोग जाते हैं फ्रेजनेल के अजम्पशन पे। ठीक है, फ्रेजनेल का जो अजम्पशन है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इज द कैमरा रोलिंग? आर द नंबर्स विजिबल इन द कैमरा? ओके फाइन। सो लिसन वेरी केयरफुली। फ्रेजनेल के जो अजम्पशंस थे वो क्या थे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेजनेल्स अजम्पशंस। तो फ्रेजनेल ने जो अजम्पशन किए वो अजम्पशन क्या थे? ध्यान से सुनिए। हाइगेन का प्रिंसिपल जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इट इज नो लॉन्गर कॉल्ड एज हाइगेन्स प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड एज द फ्रेजनेल हाइगेन प्रिंसिपल। एक्चुअल में फ्रेजनेल ने थोड़ा सा हाइगेन प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया है। तो मैंने आपको प्योरली हाइगेन का प्रिंसिपल बता दिया, अब मैं प्योरली फ्रेजनेल का प्रिंसिपल भी आपको बता देता हूं। तो फ्रेजनेल ने क्या बोला कि कोई भी वेव सरफेस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ एरिया ds। लिसन लिसन लिसन, लुक हियर। सपोज कोई एक ऐसा सरफेस है समथिंग लाइक दिस। तो ये जो सरफेस है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स अ सरफेस, इट लुक्स लाइक दिस। ये किताब पकड़ी है मैंने, एकदम सीधी फ्लैट है ये, इसे मैं थोड़ा सा मोड़ दे रहा हूं। सो लेट्स से कि दिस इज अ सरफेस। आर यू गाइस एबल टू मेक सेंस ऑफ इट? अरे किताब को ऐसे मोड़ दिया तो ऐसे ही दिखेगी ना किताब, समवॉट लाइक दिस। इट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट दैट आई मेड इट, बट लेट मी जस्ट ट्राई इट प्रॉपर्ली। इट मे लुक समथिंग लाइक दिस, नॉट वेरी टू द स्केल एंड एक्यूरेट फिगर, बट आई थिंक फेयरली इट कैन बी मतलब इट कैन बी अंडरस्टूड, राइट? लिसन, अरे किताब को ऐसा मोड़ेंगे मिसबा जी तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा सरफेस? करेक्ट। सरफेस प्लेन भी हो सकता है, सरफेस कर्व्ड भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्व्ड अगर है तो उसको इमेजिन कैसे करना है। तो ये कर्व सरफेस है। अब इसके ऊपर पैच बना दीजिए आप, पैच, बहुत सारे पैचेस बना दीजिए, इक्वल साइज के पैचेस बना दीजिए, और सारे पैचेस का जो एरिया है ds है। ठीक है, सो एक पैच यहां पे मैं ले लेता हूं, इसका जो एरिया है दैट इज ds। वैसे इसके बाजू वाला जो पैच है उसका भी एरिया ds है। नाउ लिसन, आई हैव मेड अ सॉलिड लाइन हियर and a dashed line there. There's a reason for it. Nothing that I do is without a reason. So there must be something because of which I've made it a dashed line and not the solid line. And what's that? Listen, यहां से यहां तक जो भी वेव्स निकल रही है ना, यहां से यहां तक जो भी वेव्स निकल रही हैं, हम ऐसे कहते हैं कि वो क्रेस्ट फेंक रही हैं। क्रेस्ट, ये एक सोर्स है, ये एक लाइट है। मान लो ये एक सरफेस है जिसपे बारीक 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलईडीज लगी हुई हैं, और मैंने इसे बेंड कर दिया है। यहां से लाइट आ रही है, ये सारे लोग लेट से क्रेस्ट फेंक रहे हैं, उसके जस्ट बाजू में जो लोग हैं वो ट्रफ फेंक रहे हैं। तो जो डैश लाइंस वाले हैं, इस इलाके वाले, ये फेंक रहे हैं ट्रफ, ये फेंक रहे हैं ट्रफ, फिर इसके उस पार फिर से क्रेस्ट ही फेंका जा रहा है। तो ये क्रेस्ट वाले लोग हैं, ये वाले भी क्रेस्ट वाले लोग हैं, दीज आर क्रेस्ट। आप समझ रहे हैं ना कि कुछ लोग क्रेस्ट फेंकेंगे, कुछ लोग ट्रफ फेंकेंगे, लाइक दैट। इनको हम लोग स्ट्रिप्स भी बोलते हैं या जोन्स भी बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन्स, बिकॉज वन फुल पीरियड मीन्स वन वेवलेंथ या वन टाइम पीरियड मीन्स दिस थिंग, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। तो अगर मैं आधा ही ले रहा हूं तो इट्स हाफ पीरियड एलिमेंट, हाफ पीरियड जोन। सो ये सब हाफ पीरियड जोन है, ये स्ट्रिप्स जो बनी हुई हैं, ऐसा देयर आर मेनी मेनी स्ट्रिप्स, देयर आर मेनी मेनी स्ट्रिप्स। एंड हर स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो आर्बिट्ररी नहीं है, वो थिकनेस ऐसी है कि जहां तक के क्रेस्ट फेंका जा रहा है वो हो गया आपका एक स्ट्रिप, जहां पे फिर ट्रफ स्टार्ट हो रहा है, ट्रफ खत्म होने तक वो एक हाफ स्ट्रिप है। ऐसे करके आपको एक सरफेस को डिवाइड कर देना है इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, जिनको हम लोग हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं। मैं जानता हूं ये बात इमेजिन करना आपके लिए काफी मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे भला सर ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इतना पूरा मोटा जोन एक क्रेस्ट ही फेंके और इतना मोटा जोन सिर्फ ट्रफ ही फेंके। बट बिलीव मी, आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझ पर यकीन रखिए, आप लोग धीरे धीरे चीजें समझ जाएंगे। अभी डायरेक्टली इसके ऊपर इतनी बहस नहीं करते हैं, फिलहाल आप जस्ट समझ लीजिए कोई भी लाइट रहेगी, कोई भी सरफेस रहेगा, कोई भी वेव फ्रंट रहेगा, वेव सरफेस रहेगा,
उसको हम लोग बहुत सारे टुकड़ों में बांट देंगे। हाइगन ने भी तो यही कहा था ना कि कोई भी एक प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, याद आ रहा है, एंड एमिट्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। फ्रेस्नेल ने उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया। फ्रेस्नेल ने बोला कि पॉइंट नहीं है, फ्रेस्नेल ने बोला पॉइंट नहीं है, इट्स अ स्ट्रिप, इट्स अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, इस स्ट्रिप में से निकलते हैं सिर्फ क्रेस्ट, इस स्ट्रिप में से निकलते हैं सिर्फ ट्रफ, इस स्ट्रिप में से निकलते हैं सिर्फ क्रेस्ट, समथिंग लाइक दैट। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं? गुड। तो ये फ्रेस्नेल का पहला असम्पशन है कि एनी वेव सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ एरिया ds, ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स आर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेव्स। इनमें से सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं। तो अगर आपने हाइगेन का प्रिंसिपल अच्छे समझ लिया है तो आपको ये वाला प्रिंसिपल भी समझ में आया होगा। अगला, सेकेंडरी वेव्स इफेक्टिव है हर जगह। सुनो, हाइगेन ने तो कहा था कि सेकेंडरी वेव्स जो निकल रही हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड पार्ट ही इफेक्टिव है, बैकवर्ड मूविंग पार्ट इनइफेक्टिव है। राबिया जी याद आ रहा है आपको? तो बैकवर्ड मूविंग पार्ट इज इनइफेक्टिव, फॉरवर्ड मूविंग पार्ट इज इफेक्टिव, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन फ्रेस्नेल ने कहा नहीं, आगे पीछे किधर भी कोई भी डायरेक्शन हो, हर जगह पे इफेक्टिव है। सेकेंडरी वेव्स जो निकल रही हैं वो हर जगह पे इफेक्टिव हैं। लेकिन जो एम्पलीट्यूड निकल रहा है उनमें से वेव्स का, अरे वेव्स निकलती है तो वेव्स की हाइट होती है ना भाई, तो वेव्स की हाइट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, है कि नहीं मिस मुनव्वरा, है कि नहीं? तो बेसिकली जो वेव्स निकलती है उनकी कुछ हाइट होगी, उनका कुछ एम्पलीट्यूड होगा। वो एम्पलीट्यूड पॉइंट P तक, जो भी पॉइंट P दूर है इससे, लिसन, ये है सरफेस, वेव सरफेस, इससे निकल के लाइट गई लेट से यहां इस पॉइंट P पर, तो ये जो निकलने वाली जो वेव है, बाय द वे मैंने इधर बना दिया है, तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। किसने कहा? मिस इकरा ने, गुड। अगर यहां से बना देता तो क्रेस्ट बनाता, यहां से बना देता तो ट्रफ, यहां से क्रेस्ट। ये बात जरा याद रखिए। तो यहां से निकलने वाली जो वेव जो पॉइंट P पे पहुंच रही है, लिसन, मेरी ड्राइंग गंदी नहीं है, मेरा फिजिक्स काफी स्ट्रांग है। आप अगर ध्यान से गौर से देखें तो यहां इसकी ऊंचाई इतनी थी, फिर ऊंचाई हल्की सी घट गई, हल्की सी और कम हो गई। देखिए ऊंचाई, मैंने ऊंचाई कम कर दी है, आप देख रहे हैं? अरे दूरी बढ़ती जाएगी, ऊंचाई कम होती जाएगी। सबको मालूम है कि एम्पलीट्यूड गिर जाता है वेव का दूरी के साथ। अरे मैं आपके कान के बाजू में आके चिल्लाऊंगा तो आपको बहुत ही तेज आवाज आएगी, इसका मतलब आपको मेरा एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन मैं दूर खड़े होकर चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज जो एम्पलीट्यूड है, अच्छा बाय द वे आवाज इज अ मतलब कंप्रेशन रैरफैक्शन, हाँ इट्स अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, इट्स नॉट अ ट्रांसवर्स वेव, बट उसका ग्राफ है ट्रांसवर्स वेव जैसा बन सकता है। तो बेसिकली जो मेरी आवाज है वो पहले इतनी ऊंची थी, फिर आगे बढ़ी तो कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, जितना दूर जाऊंगा उतना कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एम्पलीट्यूड गिरता है। तो फ्रेस्नेल ने बोला कि वेव सरफेस जो सेकेंडरी वेव्स फेंक रहे हैं हर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड पहुंचेगा किसी भी पॉइंट P पर वो घटता जाएगा दूरी जितनी बढ़ती जाएगी। तो ये पॉइंट उसने बोला, न सिर्फ ये कि दूरी से घटेगा, बल्कि उससे भी घटेगा जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा इन द सेंस व्हाट? लिसन वेरी केयरफुली। एंगल बढ़ेगा इन द सेंस, समझिए इस बात को बेटा। देखिए, मान लेते कि इसी से निकल रहा है सब कुछ वेव्स, अभी फिलहाल इसी वाले स्ट्रिप से, ध्यान से सुनेंगे, ये हार्ड है। मान लेते कि अभी सारी वेव्स इसमें से निकल रही हैं, तो अगर जो इसके सामने एकदम स्ट्रेट पॉइंट होगा, एकदम स्ट्रेट जो भी इसके सामने पॉइंट होगा, उसको एम्पलीट्यूड बड़ा मिलेगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो सामने होगा। जो थोड़ा भी साइड में हट गया, एंगल बढ़ गया, तो फिर उसको कम मिलेगा। अरे समझो अकल के बुतलो, अरे ये जो चीज है, ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को एक नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो जो पॉइंट नॉर्मल पे रहेगा बिल्कुल, उसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, सबसे ऊंचा। लेकिन उतनी ही दूर पर थोड़ा साइड में अगर किसी को ले लिया तो वहां जाने वाली लाइट का जो एम्पलीट्यूड है, अब देखो दूरी ही चेंज हो गई, एंगल भी चेंज हो गया। देखो एक तो दूरी आप ऐसे चेंज कर सकते हो रेडियली, ये दूरी चेंज करना हो गया, ये नजदीक है एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड कम 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 कम, एक तो ये हो गया कि उतनी दूरी रखो, लेकिन यहीं पर एंगल चेंज कर दो, यहीं पे एंगल चेंज कर दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एलिमेंट एक पतला सा स्ट्रिप है जो कि बिल्कुल सामने देख रहा है, सामने ऐसे देख रहा है। तो आपने पॉइंट यहां लिया तो इस पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, लेकिन इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कम है, इस पॉइंट पे और कम है, इस पॉइंट पे और कम है, इस पॉइंट पे और कम है, इस पॉइंट पे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे कम है। समझ में आ रहा है? तो एम्पलीट्यूड दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल तो बस इतना याद रखिए, एम्पलीट्यूड जो पहुंच रहा है वहां कहां पहुंच रहा है, पॉइंट P पर, वो दो बातों पे निर्भर है।
दो बातों पे डिपेंडेंट है। एक तो पॉइंट पी की दूरी कितनी है और दूसरा एंगल क्या है उस पी का नॉर्मल के साथ। ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन का, इस मोशन का एंगल क्या है नॉर्मल के साथ। समझ गए? इसी को अगर मैं 2 डायमेंशनल बना के दिखाऊं तो इट शुड लुक लाइक दिस कि ये है सोर्स, ये पॉइंट पी। ध्यान से सुनिएगा, सोर्स ने फेंका एक वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, याद आ गया हाइगन वेव थ्योरी। तो सोर्स ने एक प्राइमरी वेव फ्रंट फेंका, एक वेव सरफेस फेंका। इस वेव सरफेस पे ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखते हैं, आप लोग की इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है। इस वेव सरफेस पे अगर मैंने स्ट्रिप्स बनाया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, उस स्ट्रिप्स की शक्ल क्या होगी बताइए? कैसे होंगे? कैसे होंगे? क्या वो स्ट्रिप्स ऐसे होंगे? क्या वो स्ट्रिप्स ऐसे होंगे? क्या वो स्ट्रिप्स ऐसे होंगे? यस, करेक्ट। अकल के पुतलो सुनो, ये चीज ऐसी है ना, स्ट्रिप्स ऐसे, स्ट्रिप्स ऐसे दिख रहा है? अबे हाँ के ना, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऐसे होंगे। तो स्ट्रिप्स पार्ट्स में बटे हुए, एक स्ट्रिप ये है, ये दूसरा स्ट्रिप है, ये डॉटेड वाला है। डॉटेड यहाँ पे बना नहीं पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा मैंने बनाया नहीं है, मतलब डैश्ड वाला है। चल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि बनाने में आसान हो। ये कौन सा वाला है? ट्रफ वाला है। ये क्रेस्ट वाला है, लाइक दैट। खोपड़ी में बातें घुस रही हैं, वो बीच में ट्रफ आते जाएगा। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? फैंटास्टिक। तो इस तरीके से बनेगा, राइट? अब मैंने कोई भी एक स्ट्रिप ले लिया, कोई भी एक स्ट्रिप, लेट्स टेक दिस स्ट्रिप, लेट्स टेक दिस स्ट्रिप। इसका नॉर्मल कैसा होगा? इसका नॉर्मल कहां से पास होगा? एक पॉइंट से पास होगा। इसका नॉर्मल एस से पास होगा। वेरी नाइस मिस एमन। तो यहां से पास होगा, यहां से नॉर्मल पास होगा। अकल के पुतलो, नॉर्मल सेंटर से पास होगा। क्यों? क्योंकि टैंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं और नॉर्मल ही रेडियस है हमारा, नॉर्मल ही रेडियस का काम कर रहे हैं। एक पॉइंट सरफेस लिया, उसके बाद में स्फीयर निकला, स्फीयर। तो स्फीयर को एक, अगर आपने कुछ बनाया टेंजेंट, तो उसको कौन परपेंडिकुलर रहता है? रेडियस। तो हमने तो परपेंडिकुलर पहले बनाया, तो परपेंडिकुलर उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। अरे नॉर्मल जो है उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है एंड वो रेडियस ही है और वो ही अंदर जा रहा है। अरे एक सेकंड, अगर नहीं समझ में आया वापस सुनो, लास्ट बार। टेंजेंट है या सरफेस है, उसको अगर आपने परपेंडिकुलर कोई भी लाइन बनाई तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए 9th क्लास की ज्योमेट्री से कि टेंजेंट को सिर्फ एक और एक बंदा परपेंडिकुलर होता है और होता है रेडियस। तो नॉर्मल ही रेडियस है और रेडियस है तो सेंटर से पास होगा, तो इसलिए एस से पास हो रहा है। देयर इज अ रीजन कि एस से क्यों पास हो रहा है। हाँ, मैंने थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट यू कैन जस्ट इमेजिन आई शुड हैव टेकन दिस अ लिटिल बिहाइंड, बट दैट्स ओके। भावनाएं पहुंच गई आप तक मेरी? गुड। सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो आपने एरिया स्ट्रिप लिया है डीएस, उससे पी पर जो पहुंचने वाली रोशनी है उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और वो कम होता हुआ एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा न सिर्फ दूरी पर बल्कि एंगल पे भी। वो एंगल किधर है? कोई मुझे बताएगा? अरे है कोई इस क्लास में? माइकल, ये एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, अरे किसके बीच में है? नॉर्मल और लाइट के बीच में। दिस एंगल इस थीटा पे भी डिपेंड करेगा और दूरी पे भी डिपेंड करेगा। समझ पाए? सब लोग समझ पाए मेरी बातों को कि नहीं? अरे मैं आप लोगों के लिए पसीना बहाए जा रहा हूं और आप लोग जो हैं ध्यान नहीं दे रहे मेरी बातों पे। सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? गुड। तो लिसन, उस पॉइंट पी पर पहुंचने वाला जो एम्पलीट्यूड है इस स्ट्रिप से, वो न सिर्फ दूरी पे डिपेंड करेगा, दूरी जितनी होगी उतना तो छोटा हो जाएगा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। अगर ये पॉइंट पी यहां नहीं यहां होता तो थोड़ा सा बड़ा एम्पलीट्यूड आता, थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड आता इसके कंपैरिजन में। दूर जाने पर एम्पलीट्यूड गिरेगा ही, लेकिन इससे तो बड़ा आता ना। समझ पा रहे हैं? बल्कि फ्रेस्नेल का तो कहना है जितना ये एंगल बढ़ता है उतना तेजी से एकदम फास्ट गिरता है एम्पलीट्यूड। इसीलिए जो बिल्कुल सामने है, पॉइंट के सामने वाला एलिमेंट है, वही ज्यादा इफेक्टिव होता है। निकल रही है लाइट हर जगह से, हर जगह जा रही है, लेकिन जो एग्जैक्टली सामने है उसका जो वेव्स है वो ज्यादा इफेक्टिव है। यहां से आने वाली वेव वहां जो पहुंच रही है कमजोर है, ये तो बहुत कमजोर है। लिसन, इट्स नॉट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, इट्स डिक्रीजिंग एब्रप्टली, बहुत ही तेज तेज। यहां से आने वाली जो लाइट है 10 है,
तो वो 8 6 4 ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि 10 से डायरेक्टली 6 हो गया, ऐसा गिर गया, समथिंग वेरी फास्ट, एंड देन फिर 6 से डायरेक्टली 1, इट्स नॉट इवन रेगुलर, 10 से 6, 6 से 2 और वॉट एवर, ऐसा भी नहीं है, इट्स वेरी अब्रप्ट। तो बहुत दूर चले जाओगे तो इंटेंसिटी फॉल्स मच मच फास्टर। बट एक बात देखी गई कि यू कैन स्टिल अप्रोक्सीमेट इट टू बी अ ग्रेजुअल चेंज, यू कैन स्टिल अप्रोक्सीमेट इट टू बी अ ग्रेजुअल चेंज। It's although it's not very gradual, but yes, to a certain degree of approximation, it is gradual change. So यहाँ से यहाँ जाओगे तो intensity falls faster, but it can be considered gradual in certain cases. ठीक है? Anyway, I don't know how much you have understood, but at least idea तो मिल गया कि अगर कोई भी पॉइंट चुना मैंने तो वहां से पहले तो पॉइंट पी तक लाइन बनाने का, ये एंगल और ये दूरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं बताने के लिए कि एम्पलीट्यूड कितना बड़ा है कितना छोटा होगा। अच्छा, ये पॉइंट को अगर मैंने इधर ले लिया, इस वाले पे, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बड़ा होगा कि कम होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा एम्पलीट्यूड? क्योंकि नॉर्मल अब यहाँ नहीं है, अब नॉर्मल यहाँ नहीं है, नॉर्मल यहाँ है, तो एंगल छोटा हो गया। समझ में आ रहा है? सब लोग समझ पा रहे हैं? गुड। सो नाउ लिसन, ये था फ्रेस्नेल का assumptions, दो assumptions हैं। So any wave surface could be divided into very large number of strips of area ds. Each of these elements or strips are source of secondary waves. इनमें से secondary waves निकलती है। Second point ये था कि secondary waves are effective everywhere. हर जगह effective हैं, लेकिन amplitude जो निकल रहा है point P पे जो पहुंच रहा है मतलब of the secondary waves is a function of the distance as well as the angle between what? Angle between the normal and the incident light. इन दोनों फंक्शन है, एंड इनवर्स फंक्शन है, बाय द वे, इट्स नॉट डायरेक्ट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? अब हम लोग आते हैं फ्रेस्नेल के मेथड पे फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफ्रैक्शन। आई हैव अ सोर थ्रोट, सो प्लीज डोंट माइंड, इन बिटवीन आई विल कीप कफिंग, सो प्लीज बेयर विद मी फॉर टुडे। सो फ्रेस्नेल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन फ्रेस्नेल ने कैसे समझा और समझाया, सभी लोग ध्यान देंगे। सो लिसन, भाग मिल्खा भाग में जो फरहान अख्तर की हालत हुई थी, पसीना निकल रहा था उसके अंदर से बार बार, बिल्कुल वैसी मेरी हालत हो गई है। तो हम टीचर्स भी मैराथन से कम नहीं दौड़ रहे हैं। सो लिसन, फ्रेस्नेल मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफ्रैक्शन इज व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग अ वेवफ्रंट इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एज द जोन्स। लिसन, फ्रेस्नेल का जो डिफ्रैक्शन समझने का जो अजम्पशन मतलब तरीका है वो क्या है? फ्रेस्नेल कहता है कि कोई भी वेव सरफेस रहने दो, किसी शेप का रहने दो, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, पहला तो ये हो गया, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दो, उनको आप जोन्स या स्ट्रिप्स कहो। फ्रेस्नेल तो कहता है बल्कि जोन या स्ट्रिप मत कहो, हाफ पीरियड जोन्स या हाफ पीरियड एलिमेंट्स या हाफ पीरियड स्ट्रिप्स कहो। ठीक है, एक ये हो गया। अब एम्पलीट्यूड जो पॉइंट पी पर गिर रहा है वो दो बातों पे निर्भर करता है, एक तो दूरी और एक एंगल पे। ये तो है, लेकिन फ्रेस्नेल ने अब इसको क्वांटिफाई किया। ये तो क्वालिटेटिवली कह रहा था वो, ये तो क्वालिटेटिव बात है कि भाई दूरी बढ़ेगी तो कुछ तो होगा, एंगल बढ़ेगा तो कुछ तो होगा, कम होगा ज्यादा होगा वो भी बोल दिया, लेकिन इट्स नॉट क्वांटिफिकेशन ना। क्वांटिफिकेशन मींस यू नीड द एग्जैक्ट वैल्यू। कितना कम होगा भाई, कितना कम होगा? सो अब वो क्वांटिफाई कर रहे हैं। मिस्टर दिलनवाज एंड अल्तमश, बेटा ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो मेरे ये जो 4 पॉइंट्स है आप लोग समझ पाएंगे। अभी 4 पॉइंट्स बोल रहा है फ्रेस्नेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आएंगे एंड जिंदगी के लिए आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफ्रैक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा एमएससी में भी। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस रीचिंग द पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, लेट्स से दिस इज अ स्क्रीन है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्यों बोला? क्योंकि वेव को डिस्टर्बेंस ही बोलते हैं। वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ हलचल। तो लिसन, एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस रीचिंग पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन is directly proportional to amplitude of the secondary waves originating from that element। सुनिए ये बेटा ध्यान से सुनिए। इस पॉइंट पी पर ध्यान से, ये 4 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट पी पर, शबिस्तान जी, उस पॉइंट पी पर
कितना एम्पलीट्यूड पहुंचेगा, ज्यादा या कम, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहां से कितना ऊंचा निकला है, कितना ब्राइट है सोर्स। सोर्स ब्राइट रहा, सोर्स की इंटेंसिटी ज्यादा रही, तो निकलेगा ही यहां से बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड, तो फिर छोटा हो के भी ठीक ठाक बड़ा पहुंच जाएगा। अगर निकला ही कमजोर डिम जैसा तो एकदम कमजोर पहुंचेगा। तो यहां पे पहुंचने वाला डिस्टर्बेंस, यहां पे पहुंचने वाला एम्पलीट्यूड इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां से ओरिजिनेट जो हुआ एम्पलीट्यूड वो कितना था। तो पहला पॉइंट ये है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। द disturbance reaching point P is directly proportional to what? Amplitude of the waves emerging from that element. Amplitude of that wave emerging from the wavefront. Secondary wave, मतलब strips, whatever. Secondary wavelets का amplitude. Second point is also directly proportional to area of the element. Listen, area of the element अगर बहुत ही बारीक रहा, area of the element, तो एम्पलीट्यूड भी कमजोर रहता है, ऐसा देखा गया है। अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारी वेव्स होने की वजह से उनमें कुछ कपलिंग होती है एंड बड़ा एम्पलीट्यूड निकलता है। तो अगर एरिया पतला कर दिया गया तो कम एम्पलीट्यूड रहता है निकलने वाला, और एरिया मोटा कर दिया गया तो एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है। तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। ये बात अब तक नहीं कही गई थी। पहली बात तो ये कि जितना बड़ा एम्पलीट्यूड निकला उस पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली, जितने बड़े एरिया में से निकला उस पर भी डिपेंड करेगा डायरेक्टली। इनवर्सली किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट पी। ऑब्वियसली पॉइंट पी और एलिमेंट के बीच का जो गैप है उस पर इनवर्सली डिपेंड करता है। गैप बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा। अरे आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हैं भाई कि नहीं? गैप बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा। एंड फाइनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सुनो, 3 डायरेक्टली है, एक ही इनवर्सली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्लिक्विटी फैक्टर। अब ऑब्लिक्विटी फैक्टर क्या है? obliquity factor. Now what is obliquity factor? Is this thing visible, Miss Ikra? Okay. तो obliquity factor क्या है? It is 1 plus cos theta by 2. इसे कहते हैं obliquity factor. So listen, let me summarize this thing. पॉइंट P पे जो डिस्टर्बेंस की हाइट पहुंचेगी, एम्पलीट्यूड पहुंचेगा पॉइंट P पर, एम्पलीट्यूड जो पहुंचेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड जो निकला, इमर्ज हुआ, इमर्जिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द स्ट्रिप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप ds लिया है ना अपन ने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्लिक्विटी फैक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना कम एम्पलीट्यूड पहुंचेगा। अरे समझ में आवत है कि नहीं आवत है? नहीं, लिसन, 1 plus cos थीटा बाई 2, इसका नाम ऑब्लिक्विटी फैक्टर रख दिया गया है। ऑब्लिक का मतलब है आड़ा, तो सीधा ना होके चीजें आड़ी है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया ऑब्लिक्विटी फैक्टर। अब सिर्फ थीटा रखना क्यों नहीं सोचा कि सिर्फ थीटा ही रख दें? 1 plus cos थीटा बाई 2 क्यों लिया? यही तो मैथमेटिक्स है कि मैथ्स के हिसाब से यूनिवर्स नहीं चल रहे हैं, यूनिवर्स के हिसाब से मैथ्स को एडजस्ट करना होगा। तो जब देखा गया होगा कि cos थीटा का कुछ ऐसा रिलेशन करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, तो फिर वो एडजस्ट करके ये बना दिया गया कि इसको कहेंगे ऑब्लिक्विटी फैक्टर। वरना थीटा भी ले सकते थे डायरेक्टली, क्या एंगल चेंज हो रहा है, ठीक, कमजोर पड़ जाएगा एम्पलीट्यूड, लेकिन नहीं, ये चीज कमजोर पड़ेगी तो एम्पलीट्यूड कमजोर पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो एम्पलीट्यूड रीचिंग पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड व्हिच इज इमर्जिंग फ्रॉम द एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द एलिमेंट, कितना मोटा कितना पतला है, directly proportional to obliquity factor. Are you understanding this? Listen, cos 0 हो गया, सपोज cos 0, तो cos 0 कितना होता है? 1, 1 plus 1 is 2, 2 by 2 is 1, तो obliquity factor की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब ये पॉइंट सामने है, तो एम्पलीट्यूड एकदम ज्यादा है, ऑब्लिक्विटी फैक्टर 1 है। अच्छा एक सेकेंड, ये पॉइंट को अगर मैंने लेके यहां ले गया, यहां तो एंगल कितना बनेगा? मतलब सॉरी, यहां ले गया, यहां लाइक दिस, पॉइंट भी यहां ले गया, व्हाट इज द एंगल नाउ? इट विल बी 90, cos 90 इज व्हाट? 0, तो हाफ आ गया, ऑब्लिक्विटी फैक्टर घट गया, एम्पलीट्यूड घट गया। हाँ घटना ही है एम्पलीट्यूड, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, एम्पलीट्यूड घट गया।
अरे लेकिन लाइट यहाँ पे नहीं पहुंच रही, क्या पहुंच रही है? पहुंच रही है। मिसबा जी बहुत ध्यान से देखिए बच्चा, ये देखिए, ये पॉइंट अगर यहां चला गया तो बहुत लाइट पहुंच रही है, बहुत ऊंचा एम्पलीट्यूड है। यहां जाएंगे तो लाइट कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, कम होता जाएगा ना। तो 90 पे आ गए तो आधा ही हो गया, आधा हो गया। अरे नेचर में मिस इकरारुन, नेचर में देखा गया होगा कि सामने रखा तो एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, लेट्स से 2 सेंटीमीटर की हाइट है लाइट की, 2 सेंटीमीटर की हाइट है, 90 पे रखा तो हाफ हो गई, तो वो हाफ लाएं कैसे? 90 पे हाफ, अरे cos 90 तो 0 हो जाता है। तो सिर्फ थीटा या cos थीटा से काम नहीं चलेगा, कुछ उसमें ऐड करके कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू आएगी। तो वो सोच समझ के मैथ्स फिट बैठाया जाता है। यूनिवर्स तो काम कर रहा है अपने हिसाब से, आपको मैथ्स वहां पे फिट बिठाना है सिचुएशन के हिसाब से। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर हो गया हाफ। अच्छा लिसन, मिसबा जी ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट पी यहां से निकल के यहां पहुंच गया, यहां अगर ये पॉइंट यहां पहुंच गया तो cos 180 हो जाएगा। आर यू श्योर? क्या हो जाएगा? cos 180 -1 है, cos 180 -1 है, तो 0 हो जाएगा। तो लाइट ही नहीं पहुंचेगी ना, सही बात है ना। अरे यहां पे लाइट कैसे जाएगी? अरे इसके एकदम इधर है ना, समझ रहे हैं? मतलब इस वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं मैं, इस वेव फ्रंट के इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं, एक स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं। लिसन, ज्यादा दिमाग मत चला देना कि सर लेकिन 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 सर ये वाला आपने क्यों लिया? जब ये पॉइंट यहां होगा तो हम ये वाला ले लेंगे, ये पॉइंट ले लेंगे। अबे नहीं, अपन बात एक ही स्ट्रिप को पकड़ के कर रहे हैं ना, कि उस स्ट्रिप के साथ क्या क्या हो रहा है। तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिसन, यहां पर ज्यादा दिमाग मत चलाना, ये मत सोचना कि सर देखो जब पॉइंट अब यहां का लोगे, यहां का लोगे तो उधर के पॉइंट्स लो। अबे उधर की बात कहां कर रहे हैं हम कोई भी एक को पकड़ रहे हैं और उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर पॉइंट पी यहां पर है, मैक्सिमम रहेगा ऑब्लिक्विटी फैक्टर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहुंचेगा। पॉइंट पी यहां सरक जाएगा तो इसके हिसाब से कम होता जाएगा, और पॉइंट पी यहां पहुंच जाएगा कहीं पे, 0 हो जाएगा, लाइक दैट। वैसे इस पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। कोई भी एक जोन पकड़ के चेक करना है भाई, चारों पॉइंट्स। तो 4 चीजें क्या क्या थी शगुफ्ता जी, याद कर पा रही हैं? अब 4 चीजें क्या क्या थी? पहला था एम्पलीट्यूड जो निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जो एरिया कितना बड़ा है वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिक्विटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझ गए? सारी बातें खोपड़ी में घुसी आप सभी के। वेरी नाइस। सो लिसन, तो फ्रेस्नेल का कहना था कि डिफ्रैक्शन होता है म्यूचुअल इंटरफेरेंस से, मतलब आपस में इंटरफेरेंस करते हैं लोग, आपस में ही इंटरफेरेंस करते हैं और डिफ्रैक्शन देखने मिलता है। मतलब आपस में बोले तो सुनो, एक स्ट्रिप पूरा एक सोर्स है, दूसरा स्ट्रिप दूसरा सोर्स है, तीसरा स्ट्रिप तीसरा सोर्स है, इतने सारे सोर्सेज हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज जब एक दूसरे पे लाइट फेंकेंगे, यहां वहां लाइट फेंकेंगे तो एक दूसरे को काटेंगे ना, तो इंटरफेरेंस होगा ना। तो मल्टीपल इंटरफेरेंसेस से ही डिफ्रैक्शन पैटर्न पैदा होता है, ऐसा फ्रेस्नेल का कहना था। समझ गए? इसका नाम है ऑगस्टिन जॉन फ्रेनेल। सो ऑगस्टिन, नाम याद रख लीजिए, वेरी ग्रेट गाय, ऑगस्टिन जॉन फ्रेनेल। आप कहेंगे सर ये जॉन किधर, तो जीन लिखा है, फ्रेंच भाषा में से जॉन ही पढ़ा जाता है और इसे शॉन पढ़ा जाता है। यस, ऐसा लग रहा है सीन है ना, लेकिन फ्रेंच भाषा में इसको ऐसे ही बोलते हैं। सो जॉन शॉन, ठीक है। एनीवे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ओके, शांत हो जाइए। तो डिफ्रैक्शन होता क्यों है? डिफ्रैक्शन होता क्यों है? मुनव्वरा जी आप काफी मुस्कुरा रही। हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट एंड फॉर्मिंग मैक्सिमास एंड मिनिमास, बेंडिंग ऑफ लाइट and entering into geometrical shadow, phenomenon of bending of light and entering into geometrical shadow and creating dark and bright bands is known as diffraction. क्या डार्क और ब्राइट बैंड्स ना इंटरफेरेंस में भी आते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन वाले थोड़े डिफरेंट है। डोंट वरी, आप सिर्फ मेरे साथ इस लेक्चर में, इस चैप्टर में टिके रहिए। आपको मैं ऐसी बातें बताऊंगा कि आपका भेजा हिल जाएगा।
there are so many great things in this chapter. There are many great things, many interesting things. जो इस सिलेबस में है वो भी, जो सिलेबस के बाहर है वो भी बातें मैं आपको बताऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. लिसन, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो दरवाजा है, जो मेरे बाजू में दरवाजा है, इस दरवाजे को मैंने खोल दिया. इस दीवार के, जो दीवार लगी हुई है, इसके पीछे प्रिंसिपल सर खड़े हैं, तो मुझे वो सिर्फ सुन सकते हैं, मुझे देख नहीं सकते. क्या वजह है? क्योंकि दीवार है ना. बहुत ही वाहियात जवाब. लिसन, अभी हम साइंस के स्टूडेंट हैं, अभी हमें साइंस की तरह सोचना है. देखिए, मैंने क्यों कहा कि ये वाहियात जवाब है. पहली बात तो ये कि साउंड हो चाहे लाइट हो, दोनों ही वेव हैं. साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है, लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है. साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है, लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है. दरवाजा दोनों के लिए खुला हुआ है. मेरे मुंह से साउंड भी निकल रहा है, मेरी बॉडी से लाइट भी निकल रही है, तभी तो आप मुझे भी देख पा रहे हो. तो जब लाइट और साउंड दोनों चीजें वेव हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों कि साउंड सर तक पहुंच रहा है, प्रिंसिपल सर तक, लेकिन लाइट नहीं पहुंच रही. वो मुझे सुन पा रहे हैं बट देख नहीं पा रहे. क्या वजह है? इमेज नहीं बन रही. क्यों? क्या नहीं? रिफ्लेक्शन नहीं. रिफ्लेक्शन से हम चीजें देखते हैं, वो एक सही बात है, ठीक है. नहीं, आप समझे नहीं. तो साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्या? साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करता है. साउंड रिफ्लेक्ट करता है, लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है. बराबर है. अल्तमश जी बोलिए. लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है. ये आपकी गलत फहमी है कि साउंड स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करता. साउंड भी स्ट्रेट ही ट्रेवल करता है. तो बीच में दीवार है तो क्या हुआ? बीच में दीवार है तो क्या हुआ? गलत. तो बीच में दीवार तो साउंड के लिए भी है. अच्छा, कुछ बच्चे कहना चाहते हैं कि नहीं सर एक सेकंड, जो लाइट है, लाइट के लिए यहाँ पे कांच की दीवार होती तो वो सामने से आपको देख सकते थे, क्योंकि दीवार जो है लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है. कौन सी वाली? कांच वाली. लेकिन ये वाली दीवार लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है. ये तो चूना, मिट्टी और ब्रिक्स की दीवार है, ईंटों की दीवार है. ये लाइट के लिए ओपेक है, तो लाइट यहां से जा नहीं सकती. लेकिन एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि साउंड के लिए, मतलब यानी कि साउंड के लिए ट्रांसपेरेंट है. नहीं, लाइट के लिए ओपेक है. ओपेक बंद. लेकिन आप कह रहे हैं कि ये साउंड के लिए ओपेक नहीं है, क्योंकि साउंड तो है ना सॉलिड्स में से जाती है. बराबर है. पहली बात तो बता दूं कि लाइट भी सॉलिड में से जाती है, लेकिन कुछ अलग तरीके के सॉलिड में से, जिसके आईने में से जाती है, डायमंड में से जाती है, बट जाती है, लाइट जाती है, सॉलिड में से जाती है. लेकिन अब मैं आपकी जिंदगी और मुश्किल करने वाला हूं. ये रूम को मैं साउंड प्रूफ बनाने वाला हूं. तो ये रूम पूरा का पूरा साउंड प्रूफ है. साउंड प्रूफ रूम्स होते हैं बाय द वे. ये कुछ ऐसे रूम्स होते हैं कि जिसमें अंदर आवाज ना आ सकती है ना अंदर की आवाज बाहर जा सकती है. जो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, वाइस चेयरमैन टाइप के लोग होते हैं, उनके हाथ में कंपनी का भविष्य है. उन्हें जरा भी शोर और आवाज नहीं चाहिए, वरना उनका एक गलत डिसीजन और $1 बिलियन ऊपर नीचे हो जाता है. तो बेसिकली उन्हें चाहिए साउंड प्रूफ रूम्स. तो वो लोग पूरा रूम साउंड प्रूफ बनाते हैं कि अगर अंदर गोली भी चल जाए तो शायद बाहर आवाज उसकी ना आए. तो अब ये रूम को मैंने साउंड प्रूफ बना दिया. सुनिए, ये दीवार जो कि चूना मिट्टी की बनी हुई है, ये दीवार लाइट के लिए तो ओपेक थी ही, साउंड प्रूफ बनाने के बाद अब ये साउंड के लिए भी ओपेक हो गई है. मैं फिर भी आपसे यही सवाल वापस दोबारा पूछूंगा कि दरवाजा खोल दिया, पीछे इस दीवार के प्रिंसिपल सर खड़े हैं, वो मुझे सुन सकते हैं बट देख नहीं सकते. क्या वजह है? अब इस दीवार से नहीं जा रही है साउंड, इस दरवाजे से जा रही है, राइट? तो लाइट भी तो जा रही है ना. तो फिर क्यों? गलत. तो साउंड भी सीधा जाता है. बिल्कुल गलत. कोई बात नहीं. तो इस एपिसोड को हम अगले उसमें कंटिन्यू रखेंगे और इसका जवाब हम डिटेल में बाद में देंगे. सो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? सो तब तक सवाल का जवाब ढूंढिए. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. टेक केयर.